हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RHR एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोगों का दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। हम लोगों को लोधी वंश पढ़ना है जो कि अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। तो लोधी वंश आज हम लोग पढ़ेंगे। सारे वीडियोस मौजूद है सीरियल वाइज तरीके से, आप एक एक करके चेक करके फर्स्ट क्लास से देख के पूरी दिल्ली सल्तनत को अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। तो हम लोगों को आज पढ़ना है लोधी वंश के बारे में। ठीक है, लोधी वंश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लोधी वंश जिसका टाइम पीरियड था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का टाइम पीरियड था। आज हम लोग लोधी वंश को ही देखेंगे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे, जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना की, लोधी वंश की नींव रखी, वो थे बहलोल लोधी। संस्थापक बहलोल लोधी थे। संस्थापक बहलोल लोधी थे। संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी बहलोल लोधी का टाइम पीरियड था 1451 से 1489 ईस्वी तक। 1451 से 1489 ईस्वी तक। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरे लोधी वंश में सबसे अधिक था। इनका कार्यकाल सबसे अधिक था। ठीक है, लिखते हैं इनका कार्यकाल सबसे अधिक था। ठीक है, बहलोल लोधी का कार्यकाल सबसे अधिक था। बहलोल लोधी है जो है वो करते ये कि जौनपुर नामक स्थान पर आक्रमण कर देते हैं। जो जौनपुर है वहां पर आक्रमण कर देते हैं और उस साम्राज्य को हरा देते हैं। वहां पे इनकी जीत होती है। तो ये जीतने के बाद करते ये है कि जो जौनपुर था उसको अपने लोधी साम्राज्य में उसका विलय कर देते हैं, मतलब उसमें मिला देते हैं। तो ये एक पॉइंट बनता है, इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन्होंने जौनपुर पर आक्रमण करके लोधी साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, इन्होंने जौनपुर पर आक्रमण करके लोधी साम्राज्य में मिला लिया। लोधी साम्राज्य में मिलाया। अपने लोधी साम्राज्य में मिला लिया आक्रमण करके जौनपुर को। ठीक है, और इन्होंने ये अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, बहलोल लोधी के बारे में हम लोगों को इतना ही कुछ जानना था कि बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश के संस्थापक थे। 1451 में इन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी और 1451 में ये सुल्तान बने थे और इनका टाइम पीरियड रहा था 1451 से 1489। ठीक है, अब बहलोल लोधी के बाद सुल्तान बनते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, हम लोगों को अब सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ना है। सिकंदर लोधी जो कि दूसरे सुल्तान थे लोधी वंश के।
सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था 1489 से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था, है ना। अब दोस्तों, सिकंदर लोदी के ही कार्यकाल में आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जिन्होंने ऐसा कहा, मतलब जिन्होंने अपने भारत देश की खोज की थी, वास्को डी गामा। वो इसके ही कार्यकाल में 1498 ईस्वी में आया था भारत। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वो भारत आया था, सिकंदर लोदी के ही काल में। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था 1889 से 1517। इस बीच में ही वास्को डी गामा आया था। 17 मई 1498। इस समय वास्को डी गामा जो था वो आया था इंडिया। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था सिकंदर लोदी के कार्यकाल में ही, टाइम पीरियड में। तो वास्को डी गामा जब आया तो अच्छे से उसकी खातिरदारी की गई, और यहाँ से वास्को डी गामा को कुछ मसाले वगैरह दे के भेजा गया था। ठीक है, अब समय आता है 1504 ईस्वी का। जो आगरा शहर आपको पता है, जहाँ पे ताजमहल है, जहाँ ताजमहल बना है, जो आगरा है, उसको सिकंदर लोदी ने ही बसाया था। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर बसाया, ये आपको याद रखना है। कब बसाया है? तो 1504 ईस्वी में। ठीक है, तो 1504 ईस्वी का समय आता है, ईस्वी है 1504। 1504 ईस्वी का समय। ठीक है, 1504 ईस्वी में ही एक शहर बसाया गया इसके द्वारा। एक शहर बसाया गया। शहर बसाया गया। वो कौन सा शहर था? वो था आगरा। आगरा। आगरा शहर 1504 ईस्वी में ही बसाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और आगरा शहर बसाने के बाद इन्होंने किया ये कि जो राजधानी दिल्ली थी, उसे दिल्ली से हटा के आगरा कर दिया था। इसने राजधानी को स्थानांतरण कर दिया, राजधानी का स्थानांतरण किया इसने, और दिल्ली से आगरा लेके चला गया। इसने ही आगरा शहर बनवाया था 1504 में, वहीं पे राजधानी भी शिफ्ट कर दिया इसने अपना। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को हम लोग। इन्होंने राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से, राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से आगरा किया। दिल्ली से आगरा किया। ठीक है, दिल्ली से आगरा किया, है ना। और ये जो सिकंदर लोदी थे, वो पेशे से एक कवि भी थे। ठीक है, वो पेशे से कवि थे। ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये एक कवि थे। ये एक कवि थे। इनके पास एक कलम थी, एक पेन थी इसके पास। ठीक है, ये कवि थे तो जाहिर सी बात है इसके पास कलम भी होगी, पेन थी, जिसका नाम था गुलरुखी। गुलरुखी नामक कलम थी इसके पास। ठीक है, और इसने इसी पेन से एक पुस्तक लिखी।
एक बुक लिखी, एक बुक लिखी पुस्तक, उसका नाम था फरहांग ए सिकंदरी। फरहान फरहांग फरहांग ए सिकंदरी। फरहान ए सिकंदरी नामक एक पुस्तक लिखी इसने, ठीक है। और इसने अपना एक जमीन को मापने का अलग नाम दिया था और नया सिस्टम निकाला था जमीन को मापने के लिए, और उसका नाम इसने दिया था गज ए सिकंदरी, मतलब गज को नापने के लिए। तो इसके गज में, एक गज में 30 इंच होता था, ठीक है। 30 इंच का एक गज होता था ये गज ए सिकंदरी। इसने अपने नाम पर ही मापने मापने के लिए निकाला था। तो इसको लिखते हैं हम लोग, गज ए सिकंदरी। गज वहीं पे लिखते हैं ना, साइड में ही, साइड में ही लिख देते हैं, क्यों नीचे लिखना। इसने गज ए सिकंदरी नाम दिया था गज का, ठीक है। गज ए सिकंदरी, सिकंदरी। इसके एक गज में कितना इंच होता था? तो ये होता था 30 इंच का एक गज, ठीक है, 30 इंच का, ठीक है। सिकंदर लोदी, जिसका टाइम पीरियड था 1489 से 1517 ईस्वी, ठीक है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आते हैं, और सिकंदर लोदी के ही टाइम पीरियड में वास्को डी गामा भारत आते हैं, ठीक है। 1504 ईस्वी में एक शहर बसाया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा, जो कि आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा फेमस शहर है, और उस टाइम पे भी इस शहर का अपना एक अलग महत्व था। उसने उस जमाने के हिसाब से, जैसे जब ये 1400 और 1500 के बीच में, ईस्वी के बीच में जब ये राज कर रहे थे, उस टाइम का ये सबसे मॉडर्न और लेटेस्ट शहर बनाया था इसने, आगरा को। इसने वहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी, जैसे सिंचाई करने के लिए, कृषि वगैरह, और तरह तरह के इसने बाजार भी कुछ कुछ बनवाए वहाँ पे। तो बस इसने जब इतना कुछ इसमें काम कर दिया, इस नए शहर को बनाने के लिए इतना इसमें सुविधाएं उपलब्ध करा दी, तो उसके बाद ये करता ये है कि जो दिल्ली है, जो अब तक इसकी राजधानी थी, तो उसको ये स्थानांतरण कर देता है, दिल्ली से आगरा कर देता है, मतलब ट्रांसफर कर देता है अपना कैपिटल को, अपनी राजधानी को चेंज कर देता है। तो इसकी राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली से आगरा कर दिया। बस यार देखना ये है कि जितने भी राजा सुल्तान थे ना, जितने भी, वो बस यही काम क्या करते थे कि यहाँ पे मतलब किसी और सुल्तान ने इसको अपनी राजधानी बनाई, तो कोई और सुल्तान आया, उस राजधानी को फिर से वो हटा के फिर दूसरे जगह को वहाँ की राजधानी बना दिया। तो ये चेंज होते रहता था। लेकिन अधिकतर जितने भी दिल्ली सल्तनत हो गए और मुगल काल के लोग जो भी थे, सबने अपनी राजधानी दिल्ली को ही अधिकतर बनाया था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना ही कुछ पढ़ना था हम लोगों को सिकंदर लोदी के बारे में। और देखिए, आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाओ। मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से, ऐसे भी मैं शॉर्ट्स तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस जितना आपको पढ़ना है उतना बता रहा हूँ। बस आपको करना ये है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपको पूरा देखते हुए चलना है, लास्ट तक देखते हुए चलना है भाई। लास्ट तक देखोगे फिर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, ठीक है। आपका मैं दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आज, और कंप्लीट हो भी जाएगा। अभी हम लोग जैसे इब्राहिम लोदी पढ़ेंगे, उसके बाद इब्राहिम लोदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल पढ़ेंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद खत्म ही हो गया, मतलब लोदी वंश खत्म ही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी ही था जो लास्ट इसका सुल्तान था, तो उसके बारे में ही पढ़ना है हम लोगों को, इब्राहिम लोदी के बारे में। और इसने भी इसकी भी राजधानी थी जो वो आगरा ही थी, ठीक है। और इसने कहाँ कहाँ पे अटैक किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसने अटैक किया तो राणा सांगा से राणा सांगा और इसके बीच में युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी हार जाता है। और बाबर का भी पहला आक्रमण जो होता है वो इसके ही काल में होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा,
और आराम आराम से पढ़ते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, तो लास्ट ही टॉपिक है, मतलब बचा हुआ है लास्ट सुल्तान, तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे आराम से। आपको बस लास्ट तक बने रहना, और जिसको जो अभी अगर देख रहे हैं, ये सबसे लास्ट पार्ट है वीडियो का। मैंने पार्ट वाई बात कर करके सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, आप देख सकते हो। मैंने दिल्ली सल्तनत क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, ऐसे करके मैंने सीरियल सीरियल तरीके से सबका वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग वहां पे जाके क्लास 1 से देख सकते हो, और क्लास 1 से लेके आप पूरे लास्ट तक देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से मैं पढ़ा सकूं। वैसे कोई नहीं, अ, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। बात को रहने देते हैं इतने में ही, और स्टार्ट करते हैं हम लोग इब्राहिम लोदी के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सुल्तान और आखिरी सुल्तान लोदी वंश का था, वो था इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, है ना। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड था 1517 ईस्वी से 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ये इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड था, ठीक है। देखो, मैं 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर हिस्ट्री को पूरे सिलसिलेवार तरीके से मैं खत्म करता चला जाऊं। और मैं अपने चैनल में हिस्ट्री के बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जीएस का मैं सारा पोर्शन क्लियर करवा दूंगा, फ्री में करवाऊंगा और अच्छे तरीके से करवाऊंगा इसी चैनल में, ठीक है। आपको बस मेरे साथ जुड़ना है और देखते हुए चले जाना है क्लास को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इब्राहिम लोदी का मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया। अब देखते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो इब्राहिम लोदी की भी राजधानी इसने आगरा आगरा को ही बनाया था। इसने भी अपनी राजधानी आगरा को ही बनाया था, ठीक है। आगरा को ही राजधानी बनाया, आगरा भी इसकी राजधानी थी। मैं इसलिए आगरा फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आगरा राजधानी से फिर से हटने वाला है, ठीक है। राजधानी आगरा, राजधानी आगरा। समय था 1517 ईस्वी का। ये सुल्तान बनता है, और सुल्तान बनने के साथ ये सुल्तान बन के खुश हो जाता है कि सुल्तान बनने की खुशी रहती है इसको। ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लग जाता है, और ये जाके राणा सांगा से युद्ध कर बैठता है। तो राणा सांगा, जिसका संग्राम सिंह भी नाम था, राणा सांगा के बारे में आपने सुना होगा। वो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होती है। इब्राहिम लोदी जैसे गद्दी पे बैठता है, वो राणा सांगा पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई राणा सांगा भी एक पराक्रमी योद्धा थे, राजा थे। तो राणा सांगा के सामने ये टिक नहीं पाता है, और राणा सांगा इसे हरा देते हैं, और ये वहां से भाग जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस जो और इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था खटोली का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ खटोली। तो हम लोग देखते हैं 1517 में हुआ क्या था इब्राहिम लोदी के साथ में, है ना। मजा आएगा, चलिए देखते हैं। समय है 1517 ईस्वी का। 1517 ईस्वी। इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ही अटैक्ड ऑन मेवाड़, जो कि इसकी भूल थी, क्योंकि ये मेवाड़ के राजा का बाल विवाह का नहीं कर पाया था, है ना, और इसे जीवन दान दे दिया था राणा सांगा ने। ही अटैक्ड ऑन मेवाड़। ही अटैक्ड ऑन मेवाड़। ये मेवाड़ में अटैक कर देता है, और मेवाड़ के जो राजा थे, किंग, वो थे द ग्रेट राणा सांगा। राणा सांगा थे, राणा सांगा। उर्फ संग्राम सिंह। राणा सांगा का रियल नेम था संग्राम सिंह।
ये पराक्रमी योद्धा थे और उतने ही कुशल थे अपने युद्ध नीति में बहुत कुशल थे और बहुत बड़े राजा भी थे। अब ये इब्राहिम लोदी नया नया सुल्तान बन के इससे टक्कर ले बैठता है। होता ये है कि अब जब टक्कर ले लेता है तो एक युद्ध तो होना ही है भाई। तुम किसी और के राज्य में जाओगे और वहां जाके हक जताओगे तब तो बैटल तो होना ही है, युद्ध होना ही है। तो होता है बैटल ऑफ खटोली। खटोली का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली होता है। खटोली का युद्ध होता है किसके किसके बीच में? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। युद्ध तो बेचारा कर लेता है लेकिन बुरी तरीके से हारता है। इसमें राणा सांगा जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाता है। अब युद्ध से हार के ये बावला होके घर पे बैठ जाता है। उसके बाद इतना ही में थमता नहीं है। राणा सांगा से तो हारा ही होता है। अब ऊपर से 2 साल के बाद 1519 में जो बाबर था, बाबर का भी आक्रमण हो जाता है इस पर। बाबर भी पहली बार आक्रमण कर देता है इसके काल में और वो आता है तोप और गोला बारूद के साथ में। अब तोप और गोला बारूद तो यहाँ इन्होंने कभी देखा नहीं था। बाबर तोप और गोला बारूद लेके आया और खूब तबाही मचाया इनके राज्य में और युद्ध हुआ। आक्रमण किया बाबर ने 1519 ईस्वी में। तो लिखते हैं हम लोग 2 साल के बाद का घटना ये। चलो देखते हैं। 1519 का टाइम है ना। 1519। अब 1519 में ये होता है कि बाबर का आक्रमण हो जाता है। बेचारा युद्ध से उभरता हुआ ही रहता है, बाहर निकल नहीं पाता है अपने हार से। तब तक बाबर भी अटैक कर देता है 2 साल के बाद। बाबर का आक्रमण, प्रथम आक्रमण, ठीक है। बाबर का प्रथम आक्रमण होता है। कहां पे करता है आक्रमण? तो सिंध में करता है। सिंध में बाबर आक्रमण करता है ना, सिंध में। सिंध में करता है। एक जगह था सिंध में, बाजौर। बाजौर, बाजौर नामक जगह पे करता है आक्रमण और बाजौर के ही भैरागढ़ का किला था उसको तबाह कर देता है। भैरागढ़ का किला, इस किला को तबाह कर देता है। और ये इतना पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि अब तक के राजा, जो भी राजा थे, वो तलवार भाले बर्छे से लड़ते थे, है ना। और उनको कुछ बस वो तलवार से ही लड़ते थे और आपस में लड़ते थे। लेकिन बाबर इसलिए इतना खतरनाक साबित हुआ क्योंकि ये अपने साथ में तोप और गोला बारूद लेके आया था, जो कि भारत के सुल्तान और भारत के राजा कभी सोच भी नहीं सकते थे इससे पहले गोला बारूद और तोप के बारे में। तो ये तोप और गोला बारूद लेके आता है। बाबर जो होता है ये तोप और गोला बारूद लेके आता है। तोप एवं गोला बारूद। अब इंडिया में भारत के जो सुल्तान थे, जो राजा थे, वो तो भाई अपने तलवार से लड़ते थे, हाथ से लड़ते थे, अपने युद्ध को नीति से लड़ते थे, अपने कौशल को दिखाते थे। लेकिन अब और वो क्या करते थे, अगर कोई हार भी जाता था तो अपने किले में वो छिप जाते थे। अब किला का दरवाजा बहुत बड़ा सा मजबूत सा होता था, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी। तो जो उसके दुश्मन होते थे वो बाहर ही खड़े खड़े चले जाते थे इंतजार करते करते। और किले के अंदर में सब कुछ खाने पीने का व्यवस्था होता था उनका, लंबे समय तक वो अंदर में रह सकते थे। तो उस समय तक किले को तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन ये जो बाबर तोप और गोला बारूद लेके आया, उसमें होता ये है कि दोस्तों कि अब ये क्या करता है, गोला को सेट करता है, गेट पे लगाता है, देता है फायर कर, ठीक है, हमला करता है। एक बार में पूरा गेट ही टूट जाता है। ऐसा होता है। अब क्या है कि भाई कि आप
जो राजा थे इंडिया के वो बहुत महान थे, योद्धा थे। अब वो तलवार अपना ढूंढते रहते तब तक ये अपने गोला बारूद से ही उड़ा देता है, सीधा राजा को ही उड़ा दिया। जब राजा या सेनापति उड़ जाता था ना तो पूरे सैनिकों में भगदड़ मच जाती थी, सारे लोग भागने लग जाते थे इधर उधर। तो ऐसे ही करके ये गोला बारूद लेके आया तो सबको लगने लग गया कि भाई ये इंसान क्या लेके आ गया है। और इसने अपने गोला बारूद और तोप के बल पर खूब आतंक मचाया था बाबर ने, ठीक है। अब क्या होता है 1520 से 21, 1520 से 21 एक साल में ये 3 अटैक कर देता है सिंध में, जहां पे बाबर कब्जा कर लिया होता है। तो यहां से अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लफड़ा स्टार्ट हो गया भाई। मतलब इनके बीच में अब ताना तानी स्टार्ट हो गया। अब तोप और गोला बारूद से बाबर हमला कर दिया सब अब सिंध में बाजौर के नामक जगह पे, और जो भेड़ागढ़ किला था उसको तोड़ फोड़ के उस पर कब्जा कर लिया, मरम्मत करके उसमें रहने लगा। अब ये सुल्तान था, अब इसके सल्तनत के अंदर में ही, इसके राज के अंदर में ही वो अपना डेरा जमा लिया, एक किला को हथिया लिया। अब इससे रहा नहीं गया, लेकिन ये कर भी क्या सकता था, उसके पास तो गोला बारूद और तोप थे। तो फिर भी ये अब अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है। और अब 1520 में एक साल के बाद, एक साल तो इसे लग जाता है कि ये हुआ क्या, ऐसे हुआ कैसे कि मेरा इतना मजबूत किला इसने ध्वस्त कर दिया। तो 1520 में एक साल के बाद दिमाग लगाता है इब्राहिम लोदी और 1520 में अटैक करता है, ठीक है। 1520 में अटैक करता है और 1520 से 21 के बीच में ये 3 बार आक्रमण करता है कश्मीर में और सिंध में, है ना। लिखते हैं इस बात को हम लोग, ही डिड 3 more time, 3 more attacks in Sindh and Kashmir, Sindh and कश्मीर। कश्मीर और सिंध में ये 1520 से 21 के बीच में 3 बार आक्रमण कर देता है, 3 बार और आक्रमण कर देता है। अब क्या होता है कि ये बार बार असफल हो जाता है, ठीक है। सिंध में जाता है भाई, इसके सैनिक पहुंचते ही नहीं है, तब तक बाबर अटैक बोल देता है कि हमला करो अपना गोला बारूद से। अब क्या होता है, ये अपना तोप चालू कर देता है बाबर, और बहुत दूर में ही इब्राहिम लोदी के सैनिक रहते हैं, वहां अपना बाबर यहीं से इशारा करके उसके सारे सैनिकों को उड़ाना शुरू कर देता है अपने गोले बारूद के दम पर। तो इब्राहिम लोदी सोचा कि अकेले इसे हराना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो दिल्ली में ही उस टाइम जो दिल्ली के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा जो दिल्ली के थे, पंजाब के थे, उनको इसने निमंत्रण दिया, भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, ठीक है। तो दिल्ली के उस टाइम जो सुल्तान थे वो थे आलम खां लोदी, और पंजाब में थे दौलत खां लोदी। ये दोनों इसके ही भाई थे, ठीक है। तो इन दोनों को इसने आक्रमण करने के लिए न्योता दिया। तो सब आए, ये दोनों भाई भी इसके आए, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, दिल्ली और पंजाब में थे ये दोनों। तो जब सबको आ गया, सबको मिल गया, इब्राहिम लोदी भी मिल गया, अब तीनों लोग मिल के बाबर पे आक्रमण करते हैं 1,25,000 सैनिक लेके, ठीक है। लेकिन होता ये है कि फिर बाबर जीत जाता है, और जबकि बाबर के पास मात्र 10 से 12,000 सैनिक थे। मैंने आपको बताया था कि बाबर क्यों जीत रहा है। तो होता ये है, सेना तो इसने बड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसके पास गोला बारूद और तोप नहीं थे, जिसके कारण भाई मतलब बाबर बार बार इसके सैनिकों का सफाया करते जा रहा था। तो जब ये दो सुल्तानों को लेके आया, पंजाब और दिल्ली का, तो उनको निमंत्रण दिया था कि चलो भाई अटैक करना है बाबर पे, बहुत तहलका मचा रहा है, तंग कर रहा है, इसको हराना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ऐसे। तो समय आता है 21 अप्रैल 1526 का, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, और यही युद्ध जो होता है वो पानीपत का युद्ध कहलाता है, पहला पानीपत का युद्ध। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है ये कि पहला पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है।
कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर के पास 10 से 12 हजार सैनिक थे, इब्राहिम लोदी के पास 1,25,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब लिखते हैं ना। मैं लिखता हूँ, फिर आपको आराम से कहानी की जैसा समझाऊंगा। अब होता यह है कि ये 3 बार अटैक कर देता है सिंध और कश्मीर में, लेकिन इसको सफलता मिल नहीं पाती है। तब ये फोन लगाता है दिल्ली। दिल्ली में फोन करता है और पंजाब में कॉल करता है। ये 2 जगहों में ये कॉल करता है। दिल्ली में किसके पास कॉल करता है? तो आलम खां लोधी के पास कॉल कर दिया कि भाई लफड़ा हो गया, जल्दी आ जाओ। आलम खां लोधी के पास, ठीक है। और पंजाब में जो था दौलत खां लोधी, उसको भी कर दिया कि भाई पहला भाई आ रहा है, तुम भी आ जाओ अब। इन दोनों को ये निमंत्रण देता है, ठीक है, निमंत्रण दिया। और ये दोनों और इब्राहिम लोदी 3 लोग मिल गए और सैनिक इकट्ठा कर लिया। 1,25,000 सैनिक इकट्ठा कर लिया। बहुत मजबूत हो गए ये, सैन्य बल से तो बहुत मजबूत हो गए। और इसमें कोई शक नहीं था कि इसके सैनिक सारे बहादुर थे। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि इसके पास युद्ध कौशल तो था, लेकिन इसके पास तकनीकी युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे। समय आता है अब 21 अप्रैल 1526 का। 21 अप्रैल 1526 का। इसमें होता यह है कि पहला पानीपत का युद्ध होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में होता है? हाँ, तो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। बाबर के पास था मात्र 10 से 12 हजार सैनिक, मात्र 10 से 12 हजार सैनिक। और इब्राहिम लोदी के पास कुल था 1,25,000 सैनिक। अब बताओ किसे जीतना चाहिए? बाबर के पास तो मात्र 10 से 12 हजार सैनिक है, इब्राहिम लोदी के पास तो 1,25,000 सैनिक है। 2 भाइयों का समर्थन है, तो बताओ किसे जीतना चाहिए? जितना तो चाहिए इब्राहिम लोदी को, क्योंकि यार 1 लाख 1.5 लाख सैनिक तो 10,000 सैनिक को यूं चुटकी में साफ कर देंगे। लेकिन होता यह है कि इसमें जीत जाता है बाबर। बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। ये अपने तोप से 1,25,000 सैनिकों को मसलने लग जाता है, भून के रख देता है गोला बारूद से। और सारे सैनिकों में भगदड़ मच जाती है कि भाई ये भगवान, ये अल्लाह, ये ऊपर वाले का दूत है, इसे मारना मुश्किल नहीं, इसे मारना मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा करके लोग, मतलब सारे सैनिक भागने लग जाते हैं। उसके बाद इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है बाबर। और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का सुल्तान था, उसकी मौत हो जाती है। और इसके मौत के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको जब मार दिया तो जाहिर सी बात है बाबर ही सुल्तान बनेगा। तो बाबर सुल्तान बनता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो मुगल वंश की स्थापना होगी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। दिल्ली सल्तनत में इतना ही कुछ था। अब इसके बाद हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, है ना। मुगल काल के फाउंडर यही जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यही बाबर फाउंडर रहते हैं, स्थापना कर देते हैं मुगल काल का। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा इनकी जीवनी के बारे में पढ़ना होगा, बाबर के बारे में, क्योंकि बाबर बहुत महान योद्धा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं आराम से अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि मैंने अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। और दिल्ली सल्तनत अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगल काल को पढ़ेंगे। ठीक है, और मैंने पार्ट बाय पार्ट पूरे दिल्ली सल्तनत के वीडियोस पार्ट बाय पार्ट करके रखे हुए मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग क्लास 1 से देखेंगे, 1 2 3 करते करते सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ये 8वां क्लास था। 8 क्लास में मैंने दिल्ली सल्तनत को पूरे अच्छे तरीके से कवर करके ख़त्म कर दिया है ना। आपको कहीं और नहीं पढ़ना है, आप इसे ही पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। इसके बाद
चलिए अब मैं अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना।